नमस्कार। भ्रष्टाचार यह शब्द आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिस तक यह शब्द नहीं पहुंचा हो। हमको रोजाना किसी न किसी रूप में इस भ्रष्टाचार से दो चार होना ही पड़ता है। भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार का रूप ले चुका है। भ्रष्टाचार रग रग में बस चुका है। यह सारी बातें हमको सुनने को मिलती है। बहुत सारे विद्वान लोग अपने मुंह से बोलते हैं जनता खुद भ्रष्टाचारी है, वह रिश्वत देती ही क्यों है। अब आप बताइए, क्या कोई स्वेच्छा से किसी काम के लिए रिश्वत देता है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी या सरकार या डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति बिना पैसे लिए तुरंत उचित काम करने लग जाए तो कोई भ्रष्टाचार के नाम पर पैसा देगा क्या? जब किसी का काम अटकाया जाएगा, उसको चक्कर निकलवाए जाएंगे, तभी वह परेशान होकर भ्रष्टाचार के नाम पर पैसे देगा। मैं बहुत गंभीर बात कहने वाला हूं थोड़ी देर बाद में। आज कई सारे युवा आपको हमको मिलते हैं, उनसे पूछिए क्या करते हैं आप। बहुत हिम्मत और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मैं लाइजनिंग करता हूं। क्या होती है लाइजनिंग? आप समझ सकते हैं लाइजनिंग क्या होती है? उससे पूछिए आप किसकी लाइजनिंग करते हैं, तो मैं फला मंत्री, फला विधायक, फला अफसर, फला पुलिस वाला, फला जज, इनकी लाइजनिंग करता हूं। क्या होता है लाइजनिंग? कौन सा बिजनेस डेवलप किया ये? किसने डेवलप किया ये? तो वो जो लाइजनिंग जो है ना, वह भी यह दलाल, शुद्ध शब्द में इनको हम कहें तो उचित कहलाएगा दलाल। अब सवाल आता है आपके सामने कि भ्रष्टाचार क्या रोका जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार केवल किसी राज्य के मुखिया की मंशा से रुक सकता है, अन्यथा नहीं। जब मुखिया भ्रष्टाचारी होता है तो उस राज्य की पुलिस, उस राज्य का प्रशासन, उस राज्य के अन्य लोग, उस राज्य के अन्य विधायक और नेता सभी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। और मुखिया अगर तय कर ले कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है, तो क्या भ्रष्टाचार हो पाएगा क्या? तो इसका जवाब है भ्रष्टाचार मुखिया की मंशा के बिना हो ही नहीं सकता। मैं आपसे एक बात बहुत गजब की शेयर करता हूं कि मैं जिस प्रोफेशन में हूं, हमारे प्रोफेशन में आज आम क्लाइंट हमसे या किसी वकील से पूछता है कि बेंच किसकी चल रही है, जमानत में या किसी अन्य काम में, सिविल मामलों में बेंच किसकी चल रही है। तो हम बताते हैं फलां जज साहब की बेंच चल रही है। जो वकील साथी मुझे देख रहे हैं या जो कानून जानने वाले लोग देख रहे हैं, नहीं कानून जानने वालों को भी ये बात पता है, इसलिए बता रहा हूं आपको। हमसे अगला सवाल वह सामान्य नागरिक यह पूछता है, फलां जज साहब के सामने किस वकील की लाइजनिंग है? बताइए, जितने कानून के जानने वाले लोग बैठे हैं, क्या एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति भी वकील को यह नहीं पूछता है क्या फलां जज साहब के सामने किसकी लाइजनिंग है, किस वकील की लाइजनिंग है? यह न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। हो सकता है उसकी लाइजनिंग जज से नहीं भी हो सकता है जज पैसे नहीं भी लेता हो, लेकिन अगर आम व्यक्ति, आम क्लाइंट अगर किसी वकील से पूछता है कि फलां जज साहब के सामने किसकी लाइजनिंग है, तो यह न्यायपालिका के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। अब सवाल आपके सामने आता है, मैंने मेरे प्रोफेशन की स्थिति बताई, इससे थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो जिसका काम सर्वाधिक जनता से पड़ता है वह है पुलिस। और पुलिस में भ्रष्टाचार कहने का अर्थ है कि अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है।
कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका पुलिस से पाला पड़ा हो और रेयर ही किसी पुलिस वाले ने पैसे लिए बिना उसको छोड़ दिया हो या उसको न्याय दे दिया हो? या तो आपको अंगुलियों पर गिनने लायक लोग मिलेंगे पुलिस में जो पैसे नहीं लेंगे। बाकी सभी लोग पैसे लेने के लिए, पैसे बनाने के लिए ही पुलिस में आते हैं। और पुलिस का जो भ्रष्टाचार है इसमें निचले लेवल पर तो फिर भी कम है। ये 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 या 1 लाख तक इंस्पेक्टर भी ले ले। लेकिन जब कोई आईपीएस अफसर भ्रष्टाचारी होता है, आप सोचिए करोड़ों रुपए वह एसपी के रूप में जिले से इकट्ठा करके अपने गांव में, शहर में या अपने राज्य में, अगर राजस्थान से बाहर का आया है, राज्य में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी संपत्तियां, जमीनें, फ्लैट, मकान, क्या क्या नहीं बना लेता है। और ये आईपीएस अफसर भ्रष्टाचारी होता है तो नीचे वालों से पैसे लेता है, लिफाफे लेता है हर महीने के। और जब नीचे वालों से लिफाफे लेता है तो वो नीचे वाले अपने घर से लिफाफा नहीं देंगे, वह जनता से लूट लूट कर लिफाफा इकट्ठा करके दे देंगे। मुझे लगता है जितने लोग मुझे देख रहे हैं सब इस बात से सहमत होंगे कहीं ना कहीं। सवाल आता है कि आपके शहर में, आपके जिले में कोई भी आईएएस अफसर, प्रशासनिक अफसर, आरएएस अफसर, तहसीलदार, एसडीएम या कोई भी अन्य व्यक्ति, पटवारी भी, आप मुश्किल से किसी को बता पाएंगे जो करोड़पति से कम हो। पटवारी भी करोड़पति, आप सोचिए एक सामान्य पटवारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति और जमीनें और पैसा मिल जाएगा। कहां से लाए ये लोग पैसे? और आईएएस अफसर, आप कल्पना करिए कि एक आईएएस अफसर अपने जीवन काल में कितना रुपया कमा सकता है। एक आरएएस अफसर हनुमानगढ़ में ट्रैप हुआ था 80 लाख रुपए के साथ। एक केस में अगर वो 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लेते हैं, रेवेन्यू बोर्ड में जो जज के रूप में, मेंबर के रूप में आरएएस अफसर अभी पकड़े गए तो पता लगा यह अरबों खरबों रुपए का व्यवसाय है रेवेन्यू बोर्ड में। जिसका काम रेवेन्यू बोर्ड में एक बार पड़ा है तो उसको पता है वहां न्याय नहीं, केवल दलाली का काम चलता है। पैसे दीजिए और मनचाहा फैसला ले लीजिए। मैं एक बीकानेर में कलेक्टर थे आईएएस अफसर नमित मेहता, उनकी प्रॉपर्टी देख रहा था। 100 करोड़ से ऊपर रुपए की प्रॉपर्टी की तो उसने घोषणा की है। और उनके पिताजी एक सामान्य सरकारी कर्मचारी थे। उनके दादाजी कांग्रेस के एमएलए थे। मैं केवल एक नमित मेहता की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। आप सोचिए कि नेता रहते हुए कोई भी विधायक, मंत्री या अन्य व्यक्ति कितने रुपए कमा सकता है। मुझे लगता है अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है इसमें आप कोई भी सरकार के एमएलए पर नजर डाल लीजिए, आपको वह एमएलए 100 करोड़ से कम की संपत्ति का मालिक नहीं मिलेगा। यह मैं आपको अगर वर्तमान सरकार में कोई एमएलए इस हद तक ताकतवर हो गया है कि वह मात्र 2-3 साल में 100 करोड़ से यूपर की संपत्ति मिनिमम कम से कम बना चुका है, आप कल्पना करिए और नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के क्या हालात होंगे। कहां से ला रहे ये लोग पैसा? और आपको, हमको क्या दिखा रहे हैं पता आपको? एसीबी। और एसीबी के हालात बता दूं आपको। एसीबी की जो संस्था राजस्थान में काम कर रही है, आप किसी भी जिले के किसी भी जागरूक व्यक्ति जो ठीक ठाक जानता उससे पूछेंगे तो जितनी मंथली पुलिस ले रही है, जितनी मंथली अन्य विभाग ले रहे हैं, आबकारी वाले लोग ले रहे हैं, उनसे ज्यादा मंथली आज की डेट में एसीबी की कई पुलिस चौकियां जिलों जिलों में जो है वो ले रहे हैं मंथली। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग अनेक अनेक तरीकों से जनता को, यानी आपको, यानी हम सबको लूटने में लगे हुए हैं।
भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से आएगा? जनता से ही तो आएगा, आपसे ही तो आएगा, हमसे ही तो आएगा। कहाँ से लाएंगे ये लोग पैसा? मेरे खिलाफ एफआईआर की बात कमेंट में कोई कह रहे हैं, मुझे बताइए, अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो सत्य बोलने पर कोई एफआईआर बनती है तो मैं उसको झेल लूंगा। मुझ पर जो जितना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, कहीं ना कहीं मैं सच बोलता हूं। हो सकता है किसी भ्रष्टाचारी को मेरा सच कड़वा लगे। एफआईआर, अरे कितनी एफआईआर करेंगे? अशोक गहलोत साहब जितनी एफआईआर करना जानते हैं उससे ज्यादा ताकत झेलने की रखता हूं। अब इसके बाद अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो जो लोग आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, ये सत्य बताने तो आया हूं मैं। आपको लगता है कांग्रेस भ्रष्टाचारी है? सुनिए मेरी बात को, मैं एक बात बहुत गंभीरता शेयर करूं, कोई जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। मैं जब वकील नहीं बना था तब भी एक कानून, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, जिसके तहत सीबीआई या एसीबी भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, ट्रैप करती है, जेल में डालती है और कोर्ट उनको सजा देते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है इस कानून का। मैं उस समय भी एक्सपर्ट था जब मैं वकील नहीं था। एसीबी के बहुत बड़े बड़े अफसर मुझसे सलाह लेते थे कि यह पीसी एक्ट का मामला है, क्या किया जाए। पीसी एक्ट में यानी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अनगिनत एफआईआर मैंने अलग अलग समय में दर्ज कराई है एसीबी में। जब मैं वकील बना तो मेरे पास वकील बनने से पहले ही उन क्लाइंट्स की भीड़ थी जो कहीं ना कहीं ट्रैप हुए थे या एसीबी में भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए थे कि भाई कुछ समय में गोवर्धन सिंह वकील बन जाएगा और हम हमारा केस गोवर्धन सिंह को दे देंगे। लेकिन उनको निराशा हुई जब मैंने वकील बनते ही सार्वजनिक रूप से घोषणा की। शायद राजस्थान का मैं एकमात्र वकील हूं या शायद राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति हूं जो एक्सपर्ट होते हुए भी उस कानून में एक भी भ्रष्टाचारी का केस मैंने आज तक नहीं लड़ा। दोबारा सुनिए मेरी बात को, जिस कानून का मैं एक्सपर्ट था, जिसके लिए सर्वाधिक व्यक्ति मेरे पास आने को तैयार थे और जिन लोगों के पास भ्रष्टाचारी होने के कारण फीस देने की क्षमता भी अधिक थी, वकील बनने के पहले दिन से लेकर आज तक एक भी भ्रष्टाचारी का मुकदमा नहीं लड़ा और इसके लिए सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि कोई भ्रष्टाचारी, चाहे उसको झूठा ही क्यों नहीं फंसाया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा, अरे भाई आप वकील हो, कुछ लोग एसीबी में झूठे भी ट्रैप होते हैं। मैंने उनको बहुत विनम्रता से निवेदन किया, अगर मैं बैरिकेडिंग नहीं लगाऊंगा, रास्ता बंद नहीं करूंगा तो हर वकील को अपना क्लाइंट निर्दोष ही लगता है। हाथ जोड़कर विनम्रता से मैंने कहा कि कोई भी एसीबी का मुलजिम, सीबीआई का मुलजिम या पीसी एक्ट का आरोपी मेरे पास आने की बजाय राजस्थान के किसी विद्वान वकील के पास जाए, मेरे पास नहीं आए। यह सार्वजनिक रूप से घोषणा मैंने फेसबुक पर डाल करके भी की थी। सवाल आता है, इस घोषणा के बाद जब मैं वकील बना तो मैंने एक भी भ्रष्टाचारी का मुकदमा उसकी तरफ से नहीं लड़ा तो किसकी ओर से? जिसने भ्रष्टाचार उजागर किया, जिसने किसी भ्रष्टाचारी को ट्रैप कराया, या एसीबी जब गड़बड़ कर रही थी तो एसीबी के खिलाफ भी मैं हाई कोर्ट में खड़ा हुआ, उनको तलब कराया एसीबी डीजी को और बहुत सारे काम किए। मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूं, जो लोग ये समझ रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, जिसके तहत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई होती है, उसमें बीजेपी यानी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी संसद में एक संशोधन लाए। एक धारा 17A जोड़ी गई और यह कहा, कोई भी भारत का नागरिक किसी भी भ्रष्टाचारी के पद के दुरुपयोग की कोई शिकायत करे, भ्रष्टाचार की शिकायत करे, ट्रैप के अलावा, ट्रैप की छूट दी, लेकिन यह कहा किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई भी नागरिक जब शिकायत करे, उस शिकायत को ना तो दर्ज करना है, ना उस पर एफआईआर करनी है, ना उस पर कोई परिवाद दर्ज करके जांच करनी है। तब तक
जब तक सरकार से लिखित अनुमति नहीं मिल जाए जांच करने की, यह कानून आदरणीय मोदी जी संसद में लाए, यानी बीजेपी लाई, और उन भ्रष्टाचारियों के लिए एक शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच बना करके इस संशोधन को लाई। और सुनिए, संसद में जो अन्य नेता, अन्य दल थे, कांग्रेस थी, उन्होंने भी बिना विरोध किए चुपचाप इस भ्रष्टाचारियों के पक्ष के कानून को पास करवा दिया। मेरी बात समझ गए? 2018 से पहले किसी भी भ्रष्टाचारी की शिकायत आप कर सकते थे, एसीबी, सीबीआई, लोकायुक्त या कहीं पर भी। लेकिन 2018 के बाद ट्रैप तो आप करा सकते हैं, लेकिन ट्रैप कितने का होगा? 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख। लेकिन असली भ्रष्टाचार कहां होता है? जहां पर फाइलों में गड़बड़ की जाती है, पद का दुरुपयोग किया जाता है, और उसके आधार पर 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, यह जो काम है वह किया जाता है। उस पर भाजपा सरकार यानी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में धारा 17A जोड़ करके जांच, अनुसंधान, एफआईआर, प्राथमिक जांच, परिवाद सब पर रोक लगा दी। कहा कि जब तक सरकार लिखित में नहीं दे। मुझे बताइए, कभी भी कोई नेता या बड़ा अफसर फंसेगा तो वो फाइल में निर्णय करते समय फंसेगा, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस कानून में संशोधन करवा दिया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं, जो कई बार बहुत गर्म होकर उलझ पड़ते हैं, मैं उनसे पूर्ण विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने धारा 17A का संशोधन भ्रष्टाचारियों के पक्ष में लाए थे या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लाए थे? आप कानून जानने वाले किसी भी व्यक्ति को पूछिए, क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है, कोई जरूरत नहीं थी। भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा कवच पहनाने के लिए इस कानून में संशोधन हुआ था। आज मैं जहां जिस राज्य में रहता हूं, राजस्थान की बात करूं, तो जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, न केवल एसीबी की चौकियां, एसीबी के मुख्यालय में तक में पैसे खुलेआम लिए जा रहे हैं। और क्या किया जा रहा है? भ्रष्टाचारियों के पक्ष में निर्णय करके, पक्ष में फैसले करके, एफआईआर लगा करके और मामले खत्म किए जा रहे हैं। और इससे भी सर्वोत्तम काम तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्री और बड़े अफसर ये कर रहे हैं कि जब भी एसीबी किसी को ट्रैप करके भ्रष्टाचार में पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, उनको एक कागज पर हस्ताक्षर करके, यानी उसको बोलते हैं अभियोजन स्वीकृति, और अभियोजन स्वीकृति मना करके उस जेल में गए हुए व्यक्ति को सीधा जेल से छुड़वा लेते हैं। यह काम राजस्थान में जितना तीव्र गति से हुआ है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। आप सोचिए, किसी भी राज्य के मुखिया की मंशा ही नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करने की, कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार भी एक छूत की बीमारी है। पड़ोसी कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से जब पैसे वाला होता है तो दूसरे पड़ोसी की पत्नी कहती है, देखो हमारे पड़ोसी के पास तो यह प्रॉपर्टी, यह गाड़ियां, ये सब व्यवस्था ऊपरी कमाई से कर ली है, आप क्यों नहीं करते हो? और पत्नी के दबाव में वह पति भ्रष्टाचारी हो जाता है छूत की बीमारी कारण से। उनको यह भी पता है कि एसीबी राजस्थान की एक पंगु संस्था है, अगर वो एसीबी हमको रंगे हाथों पकड़ भी लेगी तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत या शांति धारीवाल या प्रमोद जैन भाया या प्रताप सिंह खाचरियावास या कोई अन्य मंत्री, बीडी कल्ला या अन्य व्यक्ति, जिनको सिफारिश करके हम अभियोजन स्वीकृति ना कराकर बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गलत किया, शायद ऐसा कुछ हंसी का सा सिंबल दिया है। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं भाइयों। 17A, सेक्शन 17A पीसी एक्ट पढ़ लीजिएगा और आप पढ़कर बता दीजिएगा कि किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ शिकायत पर जांच नहीं करनी लिखा हुआ है, एफआईआर नहीं करना लिखा हुआ है, अनुसंधान नहीं करना लिखा हुआ है,
तब तक जब तक सरकार लिखित में आपको आदेश नहीं दे। मुझे बताइए, कोई भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जब शिकायत जाएगी तो वह स्वीकृति कौन देगा? वह तो खुद शामिल होगा, उसका मुखिया तो। और अगर मंशा होगी तो यह भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आप बताइए। मैं न्यायपालिका की बात करता हूं, बहुत दुख के साथ कहता हूं कि उस जज के पास बैठा व्यक्ति रोजाना 50, 100, 200, 500 रुपए 1, 2, 3, 4 वकीलों से और क्लाइंट से लेता है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात बताता हूं आपको, हाईकोर्ट जज के पास एक सफेद कपड़ों वाला एक साफा बांधे हुए व्यक्ति होता है। वह दिन में कम से कम एक दिन का 10,000 रुपया बना लेता है। चपरासी लेवल का आदमी जो हाईकोर्ट जज के चेंबर में जाता है, फाइलें उठाता है, और एक साफा बांधे हुए व्यक्ति कितना 10,000 रुपये प्रतिदिन। क्या आपको लगता है हाईकोर्ट जज को पता नहीं था? बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो हाईकोर्ट जज आज हैं, कभी वो वकील थे, और जब वकील थे तो मैं दावे से कहता हूं उन जजों ने भी वकील रहते हुए उस साफे वाले व्यक्ति को 100, 50, 200, 500 रुपए दिए हैं। वो क्या काका जी लगता था क्या? वो साफे वाला आदमी काका जी था क्या उनका? काका जी नहीं था। उससे अनड्यू एडवांटेज वकीलों को चाहिए, इसलिए उस साफे वाले को पैसे दिए जाते हैं। 10,000 रुपये प्रतिदिन, आप कल्पना करो। और सुनिए, मैं बहुत रोचक बात शेयर करता हूं आपसे। हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को महीने का जितना वेतन मिलता है, दोबारा सुन लीजिए, हाईकोर्ट के सबसे बड़े पद चीफ जस्टिस को जितना वेतन मिलता है, उतना हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकारी वकील यानी एडवोकेट जनरल को प्रतिदिन भुगतान सरकार के खजाने से कर रहे हैं। बहुत रोचक बात है, लेकिन फैक्ट है। एक सरकारी वकील को प्रतिदिन सरकार अपने खजाने से जितना भुगतान करती है, उतना भुगतान एक हाईकोर्ट जज को महीने के वेतन के रूप में भी नहीं मिलता है। खजाना किसका है? किसी मुख्यमंत्री के पूर्वजों का है क्या? आपके हमारे जेब से लूटे गए पैसे खजाने में जो है उनको बांटा, लूटा, खसोटा जा रहा है। लाइजनिंग। और उनकी जाति के व्यक्ति, उनके जानकार व्यक्ति, भ्रष्टाचारियों से जुड़े हुए व्यक्ति दलाली के रूप में बहुत इज्जत से, ठाठ से बोलते हैं। क्या करते हैं? बोले साहब मैं लाइजनिंग करता हूं। कोई व्यक्ति आपके थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा चलाता है, नए एसएचओ से लाइजनिंग हो जाती है। किनके माध्यम से होती है? एसपी से लाइजनिंग हो जाती है। किनके माध्यम से होती है? वह लाइजनर आपको, आप जहां से मुझे देख रहे हैं, हर जिले, तहसील, राज्य, गांव, शहर, कस्बे में आपको अनेक मिल जाएंगे, जो बहुत जिम्मेदारी से जनता से लूट लूट कर पैसे पुलिसकर्मी को, अफसरों को, आईएएस अफसरों को, जजों को, मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री को, इन सबको लाकर देंगे। ऐसे लाइजनर कितनी संख्या में घूम रहे होंगे, आप कल्पना करो। ये जो परिस्थितियां हैं ना, इनसे मुकाबला करने का जो तरीका था, अब मैं जो बोलूंगा तरीका, तो हो सकता है कुछ लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे। हालांकि ये सवाल 2006 से मुझ पर उठ रहा है। 2006 से एक सवाल है मुझ पर कि भैया भ्रष्टाचारियों से लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है ताकि ये चुनाव लड़ ले। 2006 के बाद 8 में चुनाव हुए, मुझे किसी ने नेता के पास नहीं खड़ा देखा। 8 के बाद जितना अत्याचार, अन्याय मुझ पर हुआ, केवल मेरा दोष था कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर आया था। और उस लड़ाई को लड़ने के बाद, उस अन्याय को जीतने के बाद, जब मैं फिर से
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने लगा तो फिर से चर्चा शुरू हुई कि चुनाव लड़ेगा। 2013 में चुनाव चले गए और फिर भी चुनाव नहीं लड़ा गया। फिर 2018 में चुनाव चले गए, चुनाव लड़ते रहे। लेकिन मैं जैसे ही फैक्ट शेयर करूंगा, मान लीजिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करूंगा, तो बीजेपी वाले जय हो बोलेंगे, खुश हो जाएंगे और मुझे ठीक व्यक्ति समझेंगे। अभी मैंने जो फैक्ट आपको नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का बताया, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों की जो मौज खड़ी कर दी बीजेपी ने और मोदी जी ने, इससे कांग्रेस के लोग या बीजेपी के विरोधी लोग खुश होंगे। लेकिन मैं एक फैक्ट पूरी ईमानदारी से शेयर और करना चाहता हूं इन सब के अलावा। जो फैक्ट है, पूरे देश में कानूनी व्यवस्था है कि आप किसी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर सकते हैं। इसमें मोदी जी वाला सुरक्षा कवच भी काम नहीं आएगा। मुझे बताइए, क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री यह व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत मांगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हम एसीबी में उस पर मुकदमा दर्ज कर लेंगे, उस वीडियो ऑडियो की जांच करा लेंगे और जांच कराने के बाद अगर वो सही पाया गया तो उस भ्रष्टाचारी को जेल में डाल देंगे। नहीं किया ना। लेकिन उसी मुख्यमंत्री यानी उन्हीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केवल एक वीडियो जो महापौर के पति का था और वो वीडियो बनाने वाला भी सामने नहीं था, उस वीडियो के आधार पर महापौर जयपुर की जो श्रीमती सौम्या गुर्जर थी, उसके पति को लंबे समय तक जेल में डाला। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। उनको हाईकोर्ट से छोटी मोटी रिलीफ अब मिली है और इस दौरान वो बहुत तकलीफ में रहे, बदनाम भी हुए, फरारी भी काटी, सब कुछ पा लिए। तो जब एक वीडियो के आधार पर आप मुकदमा दर्ज कर सकते हो अपने विरोधियों के खिलाफ, तो आप सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्यों नहीं? और पता है सब भ्रष्टाचारियों, राजस्थान के एक एक भ्रष्टाचारी को पता है कि हमारी इस राजस्थान सरकार में हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसलिए ठाठ से धमका कर भ्रष्टाचार के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी रिश्वत लेते हुए ट्रैप होता है, यही सरकार उसको बाद में चलते मुकदमे में प्रमोशन देकर और उसको मलाईदार पद पर लगा देती है, ताकि उसको पैसे जो रिकवर करने हैं या जनता को लूटना है, जनता से वसूली करनी है, वह परफेक्शन से आ गया है। यह हमारे मुख्यमंत्री, नेता, अफसर, जज सब ये समझते हैं। इसलिए उस ट्रैप शुदा अफसर को मलाईदार पद पर लगाया जाता है। आज आपसे, हमसे कोई भी व्यक्ति, मैं दे सकता हूं वीडियो, मेरे पास है वीडियो, लेकिन वीडियो दूं किसको? हाईकोर्ट जजों के जितने भी साफे वाले, वो सफेद कपड़ों वाले लोग हैं, उनमें अधिकतम लोग प्रतिदिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वीडियो है, किसको दें? पता है जजों को। जो पेशकार बाबू जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास बैठकर रोजाना 50, 200, 500 रुपए इकट्ठे कर रहा है, वह भी संख्या 5-10 हजार प्रतिदिन रुपए में पहुंचती है। कैसे मुकाबला करेंगे इनका? मजिस्ट्रेटों को पता है, हाईकोर्ट जजों को पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। और सुनिए, पुलिस में कांस्टेबल नाम के कुछ गुलाम सरकार भर्ती करती है। और सुनिए, आज राजस्थान पुलिस के लगभग 1 लाख सिपाहियों में से हजारों सिपाही, दोबारा सुन लीजिए, बोल रहा हूं मैं इस बात को, राजस्थान पुलिस के कम से कम 5000 सिपाही पुलिस अफसरों के घर पर, पुलिस अफसरों के और उनके परिवारजनों के कच्छे धो रहे हैं। उनकी ड्यूटी बोल रही है कहीं आरएसी में, कहीं एसडीआरएफ में, कहीं पुलिस थाने में और कहीं कभी कहीं, और वह कांस्टेबल नौकरी कर रहे हैं सर्वेंट के रूप में बड़े अफसरों के घर पर, या जजों मजिस्ट्रेटों के घर पर, या पुराने रिटायर्ड पुलिस अफसरों के घर पर, या प्रशासनिक अफसरों के घर पर। आप किसी भी अफसर के ड्राइवर को पूछ लो कि भैया तुम 3 ड्राइवर तुमको सरकार ने कब अलॉट किए, तो पता लगेगा कि वह ड्राइवर कहीं आरएसी में पोस्टेड है, कहीं एसडीआरएफ में पोस्टेड है, या किसी पुलिस लाइन में पोस्टेड है। अटेंडेंस तो लग रही है उसकी वहां पर,
और काम कर रहा है वो यहां पर। और सुनिए, मैं काले कोट का व्यक्ति हूं, मैं अंदर की बात मेरी भी जानता हूं। हमारे राजस्थान के किसी भी जज को चपरासी या नौकर नहीं मिलता है, लेकिन आप राजस्थान के छोटे से छोटे मजिस्ट्रेट से लेकर बड़े से बड़े जज के घर पर देखिए, 10 नौकर, 20 नौकर, 50 नौकर आपको घरों पर काम करते हुए मिलेंगे। और ये नौकर है ना, ये कहीं किसी कोर्ट में, सही बात तो यह है कि वह नौकर तो काम कर रहा है जयपुर में जज साहब के बंगले पर, और उस नौकर की अटेंडेंस लग रही है कोई बांसवाड़ा जिले की किसी कोर्ट में। और वो मजिस्ट्रेट ये फर्जी दस्तावेज तैयार करता है क्योंकि वो जज साहब उसके गलत कामों को आज नहीं कल प्रोटेक्ट करेंगे। इससे कड़वी और खरी बात मैं कह नहीं सकता। भ्रष्टाचार ने पैर जमीन में इतने ज्यादा गड़ा लिए हैं कि अब इस सिस्टम में अगर आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो दृश्य इतना विकट से विकटतम हो चुका है। मुझे एक आईपीएस अफसर जो अभी राजस्थान पुलिस में काम करते हैं, उन्होंने कहा, उनके शब्द है तो बताता हूं आपको। उन्होंने कहा हमारी पुलिस की चादर में छेद हुआ था पहले, फिर दूसरा छेद हुआ, फिर तीसरा छेद हुआ। छेद होते होते हमारी चादर छेद वाली चादर होते हुए छलनी बन गई। और जब भी किसी नेता को, किसी जज को, किसी अफसर को दिखाना था तो हमने उस पर कारपेट बिछा दिया और चुपचाप छेद वाली चादर के ऊपर से निकाल दिया, कारपेट बिछाकर, बहुत शानदार चमकीला लाल कलर का कारपेट बिछा करके। और जैसे ही वो निकला, कारपेट के नीचे वो छलनी हुई चादर थी जिसके अंदर कई सारी बीमारियां, कई सारी गंदगी, कई सारा भ्रष्टाचार, अन्याय छुपा हुआ था, उसको छुपा लिया गया। किसको पता नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम पर राजस्थान शून्य पर आ चुका है, शून्य, जीरो पर। कौन तय करता है? मैं बता देता हूं आपको, आपकी जानकारी नहीं होगी। पूरे राजस्थान में कौन डीजी लगेगा, कौन आईजी लगेगा, कौन एसपी लगेगा, कौन कलेक्टर लगेगा, कौन चीफ सेक्रेटरी लगेगा, यह राजस्थान में एक आरएएस अफसर तय करता है जिसका नाम है देवाराम सैनी। और उसकी योग्यता है कि वह मुख्यमंत्री की जाति का है और मुख्यमंत्री की सीक्रेसी को बनाए रखता है कि मुख्यमंत्री हमारे क्या क्या काले धंधे करते हैं उसको सब पता है और वह उनकी सीक्रेसी बनाए रखता है, वह तय करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई कानून व्यवस्था से, किसी की जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, वह आरएएस अफसर तय करता है। और सुनिए, उस आरएएस अफसर देवाराम सैनी के चैम्बर के बाहर कई सारे आईएएस और आईएएस और आईपीएस अफसर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। क्या योग्यता है उसमें? उसमें योग्यता है कि वह किसी जिले में कौन एसपी, कलेक्टर, संभाग आयुक्त, आईजी, डीजी, चीफ सेक्रेटरी लगेगा, सचिवालय में कौन ताकतवर पद पर होगा, कौन मलाईदार पद पर होगा, वह तय करता है। नहीं तो आप कल्पना करो, किसी आरएएस के कोई हाथ बांधे खड़ा रहेगा क्या? ये आईएएस आईपीएस इतने अहंकारी लोग होते हैं, ये समझे नहीं किसी ढंग के आदमी कोई, तो देवाराम सैनी क्या समझेंगे? तो ये जो दृश्य खड़ा हुआ है ना, इसका कारण है कि हमारे राज्य के मुखिया की मंशा ठीक नहीं है। उनकी मंशा है कि मुझे पैसे चाहिए, कैसे भी लाओ। और ये सब अगर ये नहीं होता तो शांति धारीवाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे कीमती जगह सी स्कीम में 500 करोड़ रुपए की जमीन 99 साल की लीज पर 0 रुपए में नहीं देते। इसके बदले में जो पार्किंग बनाई गई जनता के लिए, उस पार्किंग का पैसा भी 30 साल तक वही सेठ जी वसूल करेंगे। आपको लगता है 500 करोड़ की जमीन शांति धारीवाल खुद के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति को फ्री में दे देंगे क्या? उसके बदले आपको लगता नहीं 300 करोड़ या 250 करोड़ उनकी जेब में जाएंगे? ये 250 करोड़ इकट्ठे होकर तो 2500 करोड़ या 25,000 करोड़ इकट्ठे होकर के पूरे भारत की कांग्रेस को चलाएंगे। और आपको लगता है ये धंधा यही कर रहे थे? मैं बताता हूं आपको, जिम्मेदारी से कहता हूं आपको, अशोक गहलोत जितना भ्रष्टाचारी है, हमारे मुख्यमंत्री जितने भ्रष्टाचारी हैं, उससे 100 गुना ज्यादा हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे भ्रष्टाचारी थी। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ लो, जो जानते हैं उनको सबको यह बात पता है।
लेकिन अंतर इस सरकार का यह था, उस सरकार का यह था कि उस सरकार में सर्वाधिक भ्रष्टाचार, सर्वाधिक पैसा जो कमाया वह केंद्रित होकर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कमाया। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने यह विकेंद्रीकृत करके और भ्रष्टाचार को 1 लाख गुना तक पहुंचा दिया। आज राजस्थान के हर जिले का एमएलए मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकत रखता है। वह तय करता है कौन एसएचओ लगेगा, कौन तहसीलदार, कौन पटवारी, कौन चपरासी लगेगा और वह उनसे कितनी वसूली करेगा, यह हर विधायक तय करता है। आपको दूसरा गोवर्धन सिंह हो सकता नहीं मिले यह कड़वा सच बताने के लिए, लेकिन मैं जब तक हूं तब तक बोलता रहूंगा। यह सरकार, यह नेता, यह पुलिस, यह प्रशासन, यह जज बार बार कई अलग अलग तरीकों से मेरा जबान, मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये मेरा जो दूसरा जीवन कई प्रकार से मुझे मिला है, यह जीवन कहीं ना कहीं देश के, समाज के हित में काम आए, यह मैं चाहता हूं। आप सब लोगों, ये पूछा किसी ने कि आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके सामने सच्चाई आएगी तो निर्णय करना आपके हाथ में है। इन भ्रष्टाचारियों को इन कुर्सियों पर बिठाने वाले लोग हम ही हैं। एक चोर से परेशान होते हैं तो डकैत को ले आते हैं, और डकैत से परेशान होते हैं चोर को ले आते हैं। लेकिन हमारा वोट किसी ईमानदार व्यक्ति को, हमारे वोट किसी अच्छे व्यक्ति को इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हम उस समय हमारी जाति या हिंदू, मुसलमान, फला जगहों पर नहीं बंट जाते हैं। पूरे 5 साल तक प्रताड़ित होने के बाद सोचते हैं अंतिम रूप से वोट हम किसी न किसी चोर, डकैत या भ्रष्टाचारी को देकर के आ जाते हैं, और फिर 5 साल तक फिर से दुख पाते हैं हम लोग। कहां भ्रष्टाचार नहीं है मुझे बताइए। आज राजस्थान का एक भी बेरोजगार, एक सिंगल बेरोजगार यह विश्वास से कह सकता है कि बिना पैसे के उसको इंटरव्यू में सही नंबर मिलेंगे? बिना पैसे के क्या वह पेपर लीक नहीं होगा? इसका जवाब है नहीं, यह कतई नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के कोई भी भर्ती हो ही नहीं सकती हमारे राजस्थान में, क्योंकि मंशा नहीं है। इन नेताओं को, अफसरों को, सब लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो इनकी हां में हां मिलाए, इनके परिवारजनों को नौकरियों में ले ले और फिर इनके परिवारजन दोबारा से भ्रष्टाचार करें और इतिहास रच दें भ्रष्टाचार का। मैंने कई दिन से सोच रहा था कि इस विषय पर मैं आपके सामने शेयर करूं, बात करूं मैं आपसे। भ्रष्टाचार में शामिल लोग, भ्रष्टाचार कराने वाले लोग, इनकी समाज में जब तक प्रतिष्ठा रहेगी तब तक ये भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। आप देखिए, आपके परिवार में, आपकी जाति में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसकी उतनी ही इज्जत है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से कमाए हुए करोड़ों अरबों रुपए में से 2-5 लाख रुपए वह किसी न किसी रूप में दान कर देता है और हम लोग उसकी जय जयकार करते हैं। जब तक इन भ्रष्टाचारियों को हीन भावना से नहीं देखा जाएगा, चाहे वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो, नेता हो, अफसर हो, पुलिस वाला हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, ये लाइजनिंग करने वाले दलाल हों, इन सबको हे दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इन भ्रष्टाचारियों की कीमत बढ़ती जाएगी। इन सभी भ्रष्टाचारियों ने मिलकर के एक गजब का काम और कर दिया है। आप जैसे, हम जैसे विद्वान बुद्धिजीवी लोगों के मुंह में जबरन डाल दिया है कि असली भ्रष्टाचारी तो जनता है, हम नहीं है। जनता खुद ही भ्रष्टाचार कर रही है, हमको पैसे दे रही है। अंतिम रूप से नुकसान किसका? जनता का। भ्रष्टाचारी किसको बताया जा रहा है? जनता को। और जनता क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास रोजाना आजकल किसी न किसी तरीके से या इधर से उधर से बलात्कार के मुकदमे आते हैं। ये पुलिस के लोग जिस फाइल में पैसे आते हैं उस फाइल में यह कहते हुए बलात्कार के मुकदमे में एफआईआर लगा देते हैं कि मामला सहमति का है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति हो तो वो सहमति के आधार पर मुकदमे को बंद नहीं करते हैं। मैं ऐसे अनगिनत पुलिस के लोगों के उदाहरण, ऐसे अनगिनत पैसे वाले लोगों उदाहरण दिखा सकता हूं जिसमें पुलिस ने बड़ा पैसा लेकर सहमति की बात बता करके और मामले को बदल दिया।
भूपेंद्र यादव नाम का एक रबड़ की रीढ़ की हड्डी का एक डीजीपी बनाया गया था हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। उनके खिलाफ एक शिकायत हुई राज्यपाल को, जिसमें यह लिखा गया था कि इनके पास फला फला जिले में, शहर में, गांव में फला फला खसरा नंबर की इतनी इतनी जमीनें हैं और फला फला कॉलोनियों में फला फला प्लॉट नंबर इनके हैं, और यह इन्होंने सारा भ्रष्टाचार करके खड़ा किया है। जैसे ही राज्यपाल को शिकायत हुई तो सब पूरे राजस्थान के नागरिकों के मोबाइल पर व्हाट्सएप आया कि भाई यह शिकायत हुई है। पूर्व डीजीपी, उस समय वर्तमान आरपीसी चेयरमैन थे, एक एफआईआर जयपुर के चित्रकूट पुलिस थाने में दर्ज कराई और यह कहा कि साहब मैं तो घोर ईमानदार व्यक्ति हूं, मेरे खिलाफ एक शिकायत की गई है, शिकायत करने वाले को जेल में डाला जाए। यह एक एफआईआर दर्ज कराई थी जब वो आरपीसी चेयरमैन थे। यह धरती का एकमात्र व्यक्ति है जो खुद को क्लीन चिट देता है और जांच नहीं होने देता है। अशोक गहलोत ने उस शिकायत की जांच आज तक नहीं करवाई है। मैंने आज ही उस मामले में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि इस शिकायत में वर्णित जो इसकी शिकायत थी, वो जो खसरा नंबर थे, वो जो प्लॉट नंबर थे कॉलोनियों के, उनकी जांच तो करो, और जांच करने के बाद शिकायत झूठी पाई जाए तो आप उन सबको जेल में डाल देना जिन्होंने व्हाट्सएप से उसको फॉरवर्ड किया या सोशल मीडिया पर उनको बदनाम किया। कौन से कानून में डालेंगे? अगर किसी ने शिकायत की है और उसका भूपेंद्र यादव जो रीढ़ की हड्डी जिसकी रबड़ की है, अगर उनकी मानहानि हुई है तो जाओ ना कोर्ट में, डेफामेशन में जाओ ना। आप कानून का दुरुपयोग करते हुए आप एफआईआर दर्ज कराते हो, नागरिकों को डराते हो। एक बार सीबीआई को जाने दो, जांच कर लेने दो सीबीआई को। राजस्थान के अधीन क्यों जांच रखना चाहते हो? भूपेंद्र यादव की एफआईआर कराई हुई है और जांच कर रहा है कि इंस्पेक्टर। क्या सही लगता आपको? यह धंधा पूरे राजस्थान में दमदार तरीके से चल रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर यानी पीएचक्यू यानी राजस्थान पुलिस का मुख्यालय, यहां पर जो अनुसंधान आया है उसमें केवल पावरफुल या पैसे वाले व्यक्ति को लाभ मिला है। किसी गरीब को न्याय मिला हो तो उदाहरण कोई पत्रकार या कोई अन्य व्यक्ति मुझे या आपको बता देवे या सार्वजनिक कर दे, सोशल मीडिया पर डाल देवे। सोशल मीडिया पर डालने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल अखबार सोशल मीडिया पर ही पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने की परंपरा बंद हो गई है। टीवी चैनल मुझे खुद को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया, कोई देखा होगा तो कुछ बड़ी मुश्किल से देखा होगा। टीवी चैनल और अखबार, इन दोनों की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर वह सभी खबरें कुछ झूठी सच्ची सब प्रकार की आ जाती है, तो एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति उससे निष्कर्ष निकाल सकता है कि सही बात क्या है। हाई कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर किया और सरकार को, राजस्थान सरकार को आदेश दिया, जिसके लिए मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया था पिछली बार। गैंगरेप अपहरण डकैती में अशोक गहलोत, देवाराम सैनी, संजय क्षत्रिय, महादेव सिंह खंडेला जो अभी मंत्री का दर्जा जिसको है, भूपेंद्र यादव और पीएचक्यू के कई अफसर, इन्होंने मिलकर उन सब लोगों को फ्री किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ये जवाब देवे कि इस फाइल का अनुसंधान सीबीआई को क्यों नहीं भेजा जावे। और अशोक गहलोत साहब ने उन रेपिस्टों को बचाकर जो कोर्ट में फाइल एफआईआर लगाई थी उस पर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। और सुनिए, उस फाइल में पुलिस हेडक्वार्टर में जिस फाइल नोटशीट या गार्ड फाइल पर डीजी और अन्य अफसर नोटशीट लिखते हैं, उस नोटशीट सहित उस फाइल के हर एक कागज को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया गया है और उन सबको सुरक्षित रखकर हाई कोर्ट में मंगाने का आदेश भी जारी किया है। जो लोग ये कहते हैं ना काले कोट वाले गड़बड़ है, मैं स्वीकार करता हूं काले कोट वाले गड़बड़ है, लेकिन आज भी न्याय की कहीं छोटी मोटी आस बची है तो वो न्यायपालिका ही है। मैं ये सब नहीं कहता कि सारे जज न्यायप्रिय हैं, लेकिन मैं ऐसे कई जजों को, मजिस्ट्रेटों को जानता हूं जिन पर किसी भी बड़े आदमी का प्रभाव नहीं चलता है। मैं एक ऐसे सेशन जज को भी जानता हूं, जब उनके पिताजी ने उनको फोन किया किसी मामले में, उन्होंने ऑर्डर शीट पर लिखा
कि मेरे पिताजी की सिफारिश आ गई है इसलिए इस केस को मैं नहीं सुनूंगा, ऑर्डर शीट पे लिखा। मैं ऐसे एक सेशन जज को भी जानता हूं जिनके पूरे बड़े सरकारी बंगले का ट्रांसफर होने पर सामान मारुति 800 में आ गया और नए दूसरे जिले के सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, इस सरकार ने मुझे पाकिस्तान का एजेंट बनाया, नकली नोट छापने में बनाया, लूट, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, अनगिनत आरोप लगाए इस राजस्थान सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यही वह हाईकोर्ट था जिसने सुपरविजन करके कहा कि समस्त मामले झूठे हैं और उन सब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, वह भी हाईकोर्ट यही था। आज कहीं ना कहीं न्याय की आस दिख रही है। बहुत सारे लोग पोक्सो में, रेप में, एनडीपीएस में झूठे मुकदमों में जेल काट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से ही उनको न्याय मिल रहा है और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको भी कहीं ना कहीं न्यायालय न्याय दे रहा है। उसमें भी कारण यह है कि ये जो कुछ अच्छे लोग न्यायपालिका में बैठे हैं, जो आज भी सादगीपूर्ण, एक जज साहब को जब मैंने सैल्यूट किया उनके काम के लिए, उन्होंने कहा मैं सैल्यूट का हकदार नहीं हूं। एक वरिष्ठ जज ने, उन्होंने कहा कि कुछ जज डंडे खाने के हकदार है इसलिए आप मुझे सैल्यूट कर रहे हो, जबकि मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। यही काम सभी जजों को करना था जो नहीं कर रहे थे। इसका मतलब न्यायपालिका में आज भी अच्छे सच्चे जज मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, जिस कारण से व्यवस्था चल रही है। और कभी कभी इन नेताओं को, पुलिस वालों को, अफसरों को और बड़े भ्रष्टाचारियों को जिनसे डर लगता है वो कहीं ना कहीं आज भी न्यायपालिका है। इस बात से यह प्रमाणित नहीं होता कि हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं, भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर लूट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी आस बची है। कहीं अंधकार में टिमटिमाता चिराग है तो वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका ही है। आप आज घोषणा करा दीजिए मुख्यमंत्री से, क्या घोषणा करनी है? कोई भी भ्रष्टाचारी आपसे पैसे मांगे, आप तो मोबाइल में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, हम एसीबी में तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेंगे और उस भ्रष्टाचारी को जांच के बाद जेल भेज देंगे। आज करो घोषणा। मैं दावे से कहता हूं अगले पूरे 1.25 साल तक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर ले तो मुझे कह दीजिएगा। नहीं की ना घोषणा, नहीं करना चाहते वो, ऐसा करेंगे तो उनके दुधारू पशु यानी वो जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पैसे कहां से इकट्ठे करके देंगे? वो वसूली एजेंट जो जिलों में कहीं एसपी, कहीं कलेक्टर, कहीं कुछ बने बने बैठे हैं, कहीं एसएचओ बने बैठे हैं, कहीं तहसीलदार एसडीएम बने बैठे हैं, वो जनता को लूट लूट करके एक बड़ा रकम फंड कहां से इकट्ठा करके देंगे? ये घोषणा इसलिए नहीं हो रही है। एक छोटी सी ऐप आती है, अगर आपको ध्यान हो, आपके सामने कोई कचरा पड़ा है, आप उस सरकारी ऐप में जाइए, कचरे का फोटो खींचो और सेंड कर दो। अपने आप सरकार की संस्था या किसी ठेकेदार के पास लोकेशन फोटो चल जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कचरा उठाना है। क्या यह व्यवस्था एसीबी नहीं कर सकती? कर सकती है, करने नहीं दे रहे हैं वो लोग। कोई नहीं चाहता है। सुनिए, मैं बताता हूं, राजस्थान का डीजी नहीं चाहता भ्रष्टाचार खत्म हो, एसीबी का डीजी नहीं चाहता भ्रष्टाचार खत्म हो, राजस्थान का कोई नेता नहीं चाहता भ्रष्टाचार खत्म हो, और बहुत सारे जज नहीं चाहते भ्रष्टाचार खत्म हो। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो इनकी कैसे चलेगी? इन अफसरों के घर पर जो 10-10, 20-20, 30-30 अवैध नौकर काम कर रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे? कर नहीं सकते ना, नहीं करेंगे। इसलिए ये सब लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बना रहे, जय भ्रष्टाचार, ऐसा लगातार जय जयकार करते रहे ये लोग। और इनका एक ही निदान है, वह है आप लोगों के पास, यानी जनता के पास, यानी नागरिकों के पास, कि जब भी मौका मिले भ्रष्टाचारी को हे दृष्टि से देखो, घृणा की दृष्टि से देखो। और ईमानदार व्यक्ति अगर आपके सामने कहीं पर भी है, कहीं पुलिस वाला, कहीं कोई सिपाही भी अगर पुलिस में है, कहीं प्रशासन में कोई चपरासी है, कोई पटवारी है, कोई ग्राम सेवक है, उन सबको इज्जत दो। यही एकमात्र तरीका है समाज में बदलाव का, हिंद की जय करने का, और उसी से कहीं न कहीं भारत माता की जय होनी है और इनकलाब जिंदाबाद भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।